प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक का पाठ हरिहर काका पढ़ने जा रहे हैं। आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। लेखक मिथिलेश्वर इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत करवाना चाहता है। लेखक और हरिहर काका गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े थे, जिसके दो कारण थे। एक तो वे दोनों पड़ोसी थे और दूसरा, हरिहर काका बचपन में लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाते थे। एक पिता के समान उसे प्यार करते थे। इसलिए दोनों में गहरा रिश्ता बन गया था। जब लेखक वयस्क हुए तो उनकी पहली दोस्ती हरिहर काका से हुई। हरिहर काका अपने मन की बात उनसे कहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मौन धारण कर लिया। इसके पीछे क्या कहानी है? लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव में एक बड़ा तालाब है, एक बरगद का पुराना वृक्ष है और एक ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ वर्ष पहले एक साधु गांव में आकर बस गया और उसी स्थान पर पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया। गांव के लोगों की भी आस्था उस मंदिर के प्रति हो गई। लोग सुबह शाम पूजा पाठ करते, मन्नतें मांगते और मन्नतें पूरी होने पर जेवर, अनाज और जमीन का खाली टुकड़ा ठाकुर जी के नाम कर देते। इसलिए गांव में ठाकुर बाड़ी का विस्तार इतना हो गया कि जितना गांव का भी ना हुआ। लोगों की ठाकुर बाड़ी के प्रति इतनी आस्था थी कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले वे ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते, ठाकुर जी को भोग लगाते। लोगों का ऐसा मानना था कि उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर वे ठाकुर जी में पूजा पाठ करने आते हैं। परिस्थितिवश हरिहर काका ने अब ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी ठाकुरबाड़ी में जाते थे, लेकिन वहां जब वे देखते कि पुजारी काम धाम में कोई रुचि न लेकर केवल ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, तो उन्हें ठाकुरबाड़ी जाना पसंद नहीं था। अब हम चलते हैं हरिहर काका के परिवार की ओर। हरिहर काका के परिवार में 4 भाई हैं। हरिहर काका को मिलाकर 4 भाई हैं। चारों के पास 60 बीघे जमीन है और एक भाई के हिस्से 15 बीघे जमीन आती है। तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी हैं। हरिहर काका की भी 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां बिना बच्चा जने चल बसी। अब हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। शुरू शुरू में उनकी अच्छी आवभगत होती है, उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन कुछ समय बाद भाभियों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अपने पतियों और अपने बच्चों की तो अच्छी देखभाल की जाती है, लेकिन हरिहर काका को भरे पूरे परिवार में कोई पूछने वाला नहीं। हरिहर काका इस बात से दुखी होते हैं और अपनी पत्नियों को याद करते हैं। यहां से शुरू होती है उनके परिवार के प्रति मोह भंग की कहानी। एक दिन उनके भाई के लड़का, जो कि शहर में क्लर्की का काम करता है, उसका कोई मित्र गांव आता है। उसकी आवभगत के लिए अच्छे पकवान बनाए जाते हैं।
हरिहर काका को आज उम्मीद है कि उन्हें आज अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उन्हें रूखा सूखा परोसा गया। हरिहर काका ये सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भोजन का थाल आंगन में उठाकर फेंक दिया। अपनी भाभीयों पर चिल्लाने लगे कि वे उनकी कमाई का नहीं खाते हैं, उनके पास भी 15 बीघे जमीन है। और उस समय मंदिर का पुजारी हवन सामग्री लेने के लिए आया था, जो उनके आंगन में ही बैठा था। वो इस पारिवारिक झगड़े को सुन लेता है और जाकर महंत को बता देता है। ठाकुरबाड़ी के महंत के मन में उसी समय एक योजना जन्म लेती है और वो इस पारिवारिक झगड़े का फायदा उठाना चाहते हैं। वो हरिहर काका को बहलाने फुसलाने लगते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं कि उन्हें अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे कि उनका अगला जन्म सुधर जाएगा, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। रिश्ते नाते सब जो हैं वो स्वार्थी हैं, उनके पीछे स्वार्थ है। लेकिन तभी हरिहर काका के तीनों भाई उन्हें मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिहर काका अगर रूठ कर चले जाते हैं तो 15 बीघे जमीन भी उनके हाथ से चली जाएगी। वह हरिहर काका को मनाकर घर ले आते हैं। घर लाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। पत्नियों को यह हिदायत दे दी जाती है कि हरिहर काका को के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें पूछा जाए। कुछ दिन तो ठीक चलता है। उधर महंत मन में ये सोचता है, जब भी मौका मिलता है उसे हरिहर काका से मिलने का, कि किस तरीके से हरिहर काका को बहला फुसला कर जमीन जो है उनकी वो ठाकुरबाड़ी के नाम करवा ले। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते हैं न ना कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के कुछ किस्से सुन रखे थे कि अगर अपनी जमीन अपनी जीते जी किसी के नाम कर दी जाए तो बाद में उस व्यक्ति की दुर्गति होती है, उसके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता है। इसलिए वो अपने जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करना चाहते थे। तब महंत को लगता है कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए एक रात वो अपने कुछ आदमियों के साथ हरिहर काका के घर में घुसता है और उनका अपहरण कर लेता है और उसे ठाकुरबाड़ी में ले जाकर बंद कर देता है। उनके साथ ठाकुरबाड़ी में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और कुछ खाली कागजों पर अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की जाती है। उधर हरिहर काका के भाइयों को जब ये भनक लगती है तो वे पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और ठाकुरबाड़ी से बड़ी बुरी हालत में हरिहर काका को निकाला जाता है। हरिहर काका ने अपने बयान पुलिस को दिए और अपने भाइयों के साथ घर में आ गए। अब भाई जो हैं उन पर दबाव डालने लगे, उन्हें समझाने लगे कि ये जो कुछ उनके साथ हुआ है ये उनकी 15 बीघे जमीन के लिए हुआ है, इसलिए अच्छा ये है कि वे अपनी 15 बीघे जमीन अपने भाइयों या उनके बच्चों के नाम कर दें। लेकिन हरिहर काका इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, तो भाइयों ने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा महंत ने किया। उनको घर में ही दबोच लिया, घर में ही उनको धमकाया गया कि खाली कागजों पर दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, अंगूठा लगाओ और अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो घर के अंदर ही गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब हरिहर काका ने महंत और अपने भाइयों का ये रूप देखा तो वो ये सह नहीं पाते। जिन पर उनको सबसे अधिक विश्वास था, उन्होंने ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा दिया कि वो मौन स्थिति में चले जाते हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बोलना बंद कर दिया है।
यहां तक कि वो लेखक से भी कुछ नहीं कहते। अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो अपने भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे। उन्होंने एक अलग कमरा ले लिया और पुलिस कर्मचारी तैनात कर लिए जो उनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हीं के पैसों पर मौज करते हैं। यहां कहानी का अंत हो जाता है। तो आपने देखा कि जो स्वार्थी मनोवृत्ति है वो केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में भी किस तरह अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, ये इस कहानी के जरिए हमें पता चलता है। धन्यवाद।